channel Study with Riddhi. So today we are gonna complete chapter 4 planning of class 12 business studies. So let's begin. So basically प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन उस काम को करने वाला है. Let's read the definition now. Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and by whom it is to be done. Planning bridges the gap from where we are to where we want to go. It makes it possible for things to happen. बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो प्लानिंग होता है वो अभी हमारी प्रेजेंट में क्या पोजीशन है और हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है उसके बीच के गैप को फिल करने में हमें हेल्प करता है और हमारे प्लान को जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं उसको पॉसिबल करने में हमारी हेल्प करता है. Moving towards the next, that is features of planning. So the first feature is planning contributes to objectives. हम जब भी प्लानिंग करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, राइट. सो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, इसका सबसे पहला फीचर यही होगा. प्लानिंग बिगिंस विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग द एक्टिविटीज टू अचीव देम. सबसे पहले तो हम अपना ऑब्जेक्टिव ही सोचते हैं जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं. प्लान हम किस लिए बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, राइट. तो सबसे पहला पॉइंट कि हम ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए बनाते हैं और सारी एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं जो भी हमें करनी है उसको अचीव करने के लिए. इट्स मीनिंगफुल ओनली इफ इट कंट्रीब्यूट्स टू प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. और हमारा प्लान तभी बिल्कुल मीनिंगफुल होगा जब वो हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग होगा. ऑलराइट, नाउ सेकेंड फीचर इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सबसे फर्स्ट फंक्शन ही प्लानिंग होता है. मैं आपको सारे फंक्शंस बताती हूँ अभी. सो देर आर POSDC 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हम चैप्टर वाइज आगे भी पढ़ने वाले हैं. तो उनमें से फर्स्ट फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज प्लानिंग. ऑलराइट, सो इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर. इट प्रिसीड्स अदर फंक्शन. इसका मतलब ये है कि बाकी सारे फंक्शन से सबसे पहले ये आता है. ऑलराइट, नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट इट. इसके बिना हम आगे कोई और फंक्शन ही नहीं कर सकते. जब तक फर्स्ट फंक्शन नहीं होगा तब तक सेकंड कैसे होगा, तब तक थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैसे होगा. तो इसके बिना कोई और फंक्शन नहीं हो सकता. सो दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड फीचर ऑफ इट. थर्ड है परवेसिव. परवेसिव का मतलब हमने पिछले चैप्टर्स में भी समझा है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो, एट ऑल लेवल्स. सो प्लानिंग भी रिक्वायर्ड होती है एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमें चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई सा भी लेवल हो मैनेजमेंट का, हर जगह प्लानिंग तो जरूरी ही है. सो इट इज परवेसिव ऑल्सो. नाउ फोर्थ वन, फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग. तो प्लान हम किस लिए बनाते हैं, फ्यूचर के लिए बनाते हैं. हमारा कोई गोल अगर हमें अचीव करना है तो वो फ्यूचर के लिए ही होगा. तो प्लान्स हमेशा फ्यूचर के लिए बनते हैं. इट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्शन एंड अजम्पशंस. हम कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं, कुछ अजम्पशंस करते हैं कि ये हो सकता है फ्यूचर में, क्या पता ये हो जाए, क्या पता कुछ और हो जाए. सो इट इन्वॉल्व्स सम प्रिडिक्शंस एंड अजम्पशंस ऑल्सो. ऑलराइट, सो दीज आर मेड फॉर फ्यूचर. और कोई भी चीज़ हम फ्यूचर के लिए अगर डिसाइड करते हैं तो प्रिडिक्ट हमें करके चलना ही पड़ता है. फिफ्थ वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो प्लान्स आर मेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. Once that ends, new plans are made as per new situations and requirements. प्लान्स जो होते हैं वो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं और जब वो एंड हो जाता है तो हम एक और प्लान बनाते हैं. ऐसा तो है नहीं कि एक बार प्लान खत्म हो गया फिर आगे हमें कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में करना ही नहीं है. तो हम जो एक प्लानिंग होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है और जब वो एक बार एंड हो जाता है तो हम नया प्लान बनाते हैं एज पर न्यू सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट. सिक्स्थ वन, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग जो होता है वो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स वहाँ पे एग्जिस्ट करता है. जब भी हम प्लानिंग करेंगे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं और फिर हमें उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है. क्योंकि प्लान हमारे पास कोई एक डेफिनेट नहीं होता है, हमारे पास कई ऑप्शंस है चूज करने के लिए. तो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से जब हम एक डिसाइड करते हैं कोई एक स्पेसिफिक, दैट इज आवर प्लान. तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन प्रोसेस फॉलो होता है. सेवेंथ वन इज मेंटल एक्सरसाइज.
प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। जब भी हम प्लान करते हैं तो हम उसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल, यानी कि सोचने का प्रोसेस है, एक लॉजिकल प्रोसेस है, हम कोई इसमें गेस वर्क नहीं लगा सकते, और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, बिल्कुल एक सिस्टम फॉलो करके हम एक प्लान को फॉर्म करते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जब भी हम कोई चीज़ प्लान करते हैं, कोई गोल को एडवांस में सेट करते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज़ उसकी तरफ गाइडेड हो जाते हैं और सब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, सिर्फ उस गोल की तरफ। फिर उनको उससे एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ, हमें इस अकॉर्डिंग करना है और तभी हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे। तो प्लानिंग करने से हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है टूवर्ड्स आवर गोल। सेकेंड, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम कुछ प्रिडिक्शन, अजम्पशन भी पहले से करके चलते हैं, तो वो हम किस लिए करते हैं, ताकि अगर कोई आगे जाके प्रॉब्लम भी आ जाए, कोई अनसर्टेनिटी भी आ जाए, तो भी हम उसको आराम से फेस कर पाएँ। ये मैनेजर्स को हेल्प करता है अनसर्टेनिटीज को फेस करने में, बिकॉज जो प्लानर्स होते हैं वो फ्यूचर सिचुएशन को फोर्सी करते हैं अपनी अजम्पशंस से और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। ऑल्दो हम अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें एंटिसिपेट, यानी कि हम उन्हें फेस कर सकते हैं कुछ चेंजेस को लाके। थर्ड वन इज रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। यानी कि जब हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो बिल्कुल भी वेस्टफुल एक्टिविटीज या ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होंगे। Now moving towards the next point, that is the fourth point, which is promotes innovative ideas. तो प्लानिंग क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, तो ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज लाएं, जिससे बेटर आइडियाज का स्कोप बनता है, बेटर मेथड्स और प्रोसीजर्स का भी स्कोप बनता है। तो प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। फिफ्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजर्स को कई सारी अनसर्टेनिटीज फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो प्लानर्स है वो अब हर चीज़ तो फोर्स ही कर नहीं सकते, राइट? कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर एक डिसीजन प्रोसेस फॉलो करेंगे, सारे पास्ट एक्सपीरियंस और अजम्पशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम आराम से उन अनसर्टेनिटीज को फेस कर पाएंगे कुछ चेंजेस करके। Now, the sixth point is it established standard for controlling. Controlling का मतलब होता है प्लान्ड और एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करना। इसका मतलब ये है कि हमने जो आउटपुट प्लान किया है, जैसे कि मैंने प्लान किया है कि मुझे 200 यूनिट्स ऑफ XYZ कुछ प्रोडक्ट है वो मुझे प्रोड्यूस करना है, लेकिन एक्चुअल में मैं सिर्फ 150 यूनिट्स ही बना पाई। तो ये दोनों को कंपेयर करता है आपस में और फिर डेविएशन, यानी कि कहाँ कमी रही वो देखता है, उसके क्या रीजंस रहे वो फाइंड आउट करता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ऑफ आर BST फर्स्ट बुक। तो उसमें हम कंट्रोलिंग के बारे में यही पढ़ेंगे, ठीक है? तो प्लानिंग जो होता है वो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाता है। अब अगर हम किसी चीज़ की कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो वो हम बिना किसी प्लान्ड आउटपुट के तो कर नहीं सकते, और प्लान्ड आउटपुट प्लानिंग से ही आएगा। तो प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग के लिए एक हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवा के देता है। विदाउट प्लान्ड आउटपुट नो बेस फॉर कंट्रोलिंग। अगर हमारे पास कोई प्लान्ड आउटपुट ही नहीं होगा तो हम कंट्रोलिंग किसकी करेंगे? So it provides the standard for controlling. Now moving towards limitations. So the very first limitation of planning is that it is rigid. It is difficult to make changes as it does not permit new way of doing once the plan is implemented. हम एक बार कोई प्लान बना दे, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो बहुत मुश्किल होता है उसमें कोई भी चेंजेस करना। हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, क्योंकि चेंजेस करने में काफ़ी टाइम इन्वॉल्व हो सकता है, कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लान एक काफ़ी रिजिड प्रोसेस है, उसमें चेंजेस करना बहुत ही टफ है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नाउ द सेकेंड वन इज इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। नाउ जो प्लान्स है वो फेल हो सकता है ड्यू टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट। Now moving towards the second limitation of planning, that is it may not work in dynamic environment. Plans may fail due to changes taking place in environment. अब कोई अचानक कोई changes आ जाए तो उसको प्लान हमेशा अडॉप्ट कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। प्लान्स कई फेल भी हो सकते हैं। सो इट इज़ नॉट अ डायनामिक प्रोसेस।
ये कोई डायनामिक फंक्शन नहीं है, हमने इसके फीचर्स में कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा कि ये डायनामिक है, तो ये डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर भी सकता, फेल भी हो सकता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस करता है, जो मिडल और लोअर लेवल होते हैं वो डल हो जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सजेशंस देना स्टॉप कर देते हैं, और न्यू आइडियाज ऑफ डूइंग द टास्क और वर्क वो सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो बिल्कुल कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके के प्लान में, प्लान तो बिल्कुल रिजिड है, जो एक बार टॉप लेवल ने बना के दे दिया उसके अकॉर्डिंग ही मिडल और लोअर लेवल को वर्क करना होगा, तो वो अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं और बस जो प्लान बना दिया होता है ब्लाइंडली उसको फॉलो करते चले जाते हैं, तो क्रिएटिविटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। Now we'll move towards the fourth one, that is it involves huge cost. Spending more amount on planning, more expenses in gathering information, includes lot of time in checking accuracy of facts. The cost incurred may not justify the benefits derived. प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमें प्लान करने के लिए पहले इन्फॉर्मेशन हम गैदर करेंगे, फिर उसके बाद वो सारे फैक्ट्स को चेक करवाएंगे, अब उसके बाद भी अगर हमें कोई उससे बेनिफिट डिराइव नहीं हुआ तो वो सारा जो भी हमने प्रोसेस फॉलो किया उसकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई हमें तो लॉस हो ही जाएगा, तो इट इन्वॉल्व्स टू मच ह्यूज कॉस्ट। All right, now fifth point is time consuming. A lot of time is wasted in listing and evaluating various alternatives. हम पहले सारे alternatives को list out करते हैं, फिर उन्हें evaluate करते हैं, ये सब हम उसके process में पढ़ेंगे, तो इस process को करने में हमारा काफ़ी ज़्यादा time waste होता है, काफ़ी time consuming है ये process. Now sixth point, doesn't guarantee success. Plan which brought success in past may fail in future. ज़रूरी नहीं कि जो plan हमने पास्ट में फॉलो किया वही सेम हम अब भी फॉलो कर सकते हैं, वो फेल भी हो सकता है फ्यूचर टाइम में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम प्लान हमें सक्सेस देगा। लास्ट ईयर सक्सेसफुल प्लान मे फेल इन प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर का सक्सेसफुल प्लान प्रेजेंट ईयर में फेल भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोसेस। अब हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इस प्लानिंग प्रोसेस को हम इस तरीके से पूरा समझेंगे जिससे कि हमें कोई भी न्यूमोनिक्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, इतने सिंपल तरीका है इसको समझने का, हमें बस इसको समझना है कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि हमारा गोल क्या है, हम प्लानिंग कर क्यों रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑलराइट, सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग विड बी सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, सेट टारगेट एंड रिजल्ट, कि हमारा ये टारगेट है एंड अप्रॉक्स इसका ये रिजल्ट आ सकता है। ऑलराइट, सो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। नाउ सेकंड वन इज डेवलपिंग प्रेमाइसिस, यानी कि अजम्पशन प्रिडिक्शन करना, जो कि मैंने बोला था अगर हम कोई भी गोल सेट करेंगे तो हम उसको उसके रिगार्डिंग अजम्पशन और प्रिडिक्शन भी करेंगे पहले से कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान सेट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर हमने प्रेमाइसिस यानी कि अजम्पशंस डेवलप करे। थर्ड अप इज लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब जो जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव हो सकता है उस प्लान को करने के लिए वो सब हम लिस्ट आउट कर देंगे, वो सब हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कौन कौन से पाथ से हम उसको अचीव कर सकते हैं। फोर्थ अप इज इवैल्यूएशंस ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएशन का मतलब होता है अलग अलग जो हमारे पास ऑप्शंस थे उनमें क्या प्रॉज है क्या कॉन्स है, उसके अकॉर्डिंग हम सबको इवैल्यूएट करेंगे। ऑलराइट, और उनमें से हम एक बेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, प्रॉज एंड कॉन्स आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर हमने कुछ अजम्पशंस की यानी कि डेवलपिंग प्रेमाइसिस, फिर हमने सारे ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट कर दिया, उसके बाद हमने उन्हें इवैल्यूएट किया प्रॉज एंड कॉन्स आइडेंटिफाई करके। Now we will select the best alternative, which is the fifth step, selecting an alternative, choosing or combination of 2 or 3 alternatives for achieving goals। या तो हम कोई वन चूज करें या फिर 2 या कोई 3 alternatives चूज कर लेते हैं हम गोल के लिए, that is the selecting an alternative। Alright, now the sixth step in planning process is implementing the plan, put up the plan in action, doing work as per direction of plan। ऑलराइट, तो अब हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको एक्शन में डालेंगे,
और उसको हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजर्स को डायरेक्ट करेंगे। 7th अप इज फॉलो अप, यानी कि चेक करना और सारे प्लानर्स पे आए रखना कि वो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं या नहीं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्लानिंग प्रोसेस जो है वो एक प्रोसेस है, तो आप इसके स्टेप्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल ऑर्डर में ये याद होने चाहिए। बट अभी हमने जिस तरीके से समझा, अगर आप उसको 2 to 3 टाइम्स और रीड करेंगे और उसको समझ के रीड करेंगे एक और बार, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Now, the next topic is types of plans. So, there are two categories of plans, A single use plan and B standing plan. सिंगल यूज प्लान बेसिकली वन टाइम यूज प्लान होता है, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए इसको बनाया जाता है और इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो गोल पे ही डिपेंड करती है कि वो उस गोल को अचीव करने में हमें कितना टाइम लग सकता है। इसके अंदर दो आते हैं, बजट और प्रोग्राम। ऑलराइट, फिर आता है हमारे पास बी, दैट इज स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान रिपीट यूज प्लान होता है, यानी कि हम इसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशंस को करके। इसके अंदर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स ये सब आते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। सो ये सारे है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, policies, procedures, methods, rules, budget and programs. These are the different types of plans which we're going to study now. So the first up is objective. ऑब्जेक्टिव जैसे कि अभी हमने पढ़ा एंड रिजल्ट होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं, प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप भी होता है ये। और ये कौन सेट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें हमें ये डिस्क्राइब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली क्या अचीव करना चाहती है। पर ये ना तो सिंगल यूज प्लान है ना ही ये स्टैंडिंग प्लान है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये दोनों ही कैटेगरीज में नहीं आता। नाउ द क्वेश्चन विच कुड अराइजेज, क्या इसकी कोई और कैटेगरी है? सो दैट इज नो, इसकी कोई और सेपरेट कैटेगरी नहीं है। सेकेंड अप इज स्ट्रैटेजी। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। This is a key word to identify strategy, that it's a comprehensive plan. It is made by top level management and it provides broad contour of an organization. Comprehensive, broad contour, ये दोनों keywords है strategy को identify करने के लिए in the case studies. It is also neither a single use plan nor a standing plan. ये भी कोई single use या standing plan की category में नहीं आता है। Now the third up is policies. पॉलिसीज एक स्टैंडिंग प्लान होता है और ये जनरल गाइडलाइंस होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब आगे जो आपको केस स्टडीज मिलेंगी, जो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दूंगी, उन सब में आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे पॉलिसीज आएंगी। पॉलिसीज बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है और ये ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं। नाउ कीवर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्ट्रैटेजी के लिए आता है ब्रॉड कॉन्टोर्स, लेकिन पॉलिसीज के लिए आता है ब्रॉड पैरामीटर्स। फोर्थ अप इज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स एक स्टैंडिंग प्लान होता है और प्रोसीजर तो हमें वैसे भी पता है कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जो हम फॉलो करते हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, तो प्रोसीजर वाला बहुत ही सिंपल था। फिफ्थ अप इज मेथड। मेथड एक स्टैंडिंग प्लान होता है, ये एक फॉर्मलाइज्ड वे, यानी कि एक फॉर्मल वे है किसी भी जॉब को करने के लिए। और जहां पे भी आपको कीवर्ड दिखे वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क, तो वो क्या हो जाएगा? मेथड। ये यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन लाता है वर्क में। मेथड एक स्टैंडर्ड को सेट करता है और ये टाइम, मनी और एफर्ट्स को भी सेव करने में हेल्प करता है क्योंकि ये बेस्ट वे है। ऑलराइट, सिक्स्थ अप इज रूल्स। रूल्स तो हमें पता ही है, कुछ स्टेटमेंट्स होती है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट। इसका कीवर्ड है स्पेसिफिक स्टेटमेंट। जहां पे भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट आए दैट इज रूल्स, और ये सबसे रिजिड होता है। रूल्स तो जैसे कि स्कूल्स में फॉलो होता है, कुछ ऑफिसेज में भी होता है। तो ये क्या स्पेसिफाई करते हैं, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, यानी कि डूज एंड डोंट्स को स्पेसिफाई करते हैं ये। ऑलराइट, नाउ सेवेंथ अप इज बजट। बजट एक सिंगल यूज प्लान है। It is a statement of expected result and it is expressed in numerical term. अब जिस भी केस स्टडी में आपको कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स में दिखे या कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट वहाँ पे गिवन है कीवर्ड में, देन दैट वुड बी बजट। तभी हमें समझ जाने कि ये बजट है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशंस आर टेकन केयर ऑफ। डेविएशंस भी हम बजट से निकालते हैं। एट्थ अप इज प्रोग्राम।
प्रोग्राम भी एक सिंगल यूज प्लान है एंड इट इज अ गैमेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज. गैमेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन. इट इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल. इसके अंदर ये सब आ जाते हैं. प्राइमरी प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल. जो भी फर्स्ट प्रोग्राम होगा वो टॉप लेवल बनाएगा एंड इट स्टेट्स अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट. ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दे देता है हमें किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में. एंड इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से चकाचक हो जाता है. आई होप आप सबको ये बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग with more such interesting chapters like the chapter 5th organizing. Stay tuned for that. Thank you so much. Please like, share and subscribe to Study with Riddhi.